जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत बेहतर क्लास लेकर के आया हूँ। अगर आज तक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और गणित से अगर आपको डर लगता है ना, तो उस डर को आज आप दूर करके यहाँ से जाने वाले हैं। ये क्लास जितना भी लंबा है, शायद मुझे भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ऐसा क्लास आज तक हमने YouTube पर लिया नहीं है। देखिए कहाँ तक जाता है। लेकिन मेरा आशा है अगर आप नहीं पढ़े हैं क्लास 10th में कुछ भी, जोड़ घटाओ गुना भाग लसो मसो और यहाँ तक कि आपका भिन्न के जोड़ घटाओ गुना भाग दशमलव दशमलव का जोड़ घटाओ गुना भाग, अगर आपको खाली बस ये आता होगा, वर्गमूल घनमूल ओनली फॉर वर्गमूल ज़्यादा यूज होता है, अगर इतना आता है भैया, तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं जो आज आपका 50 नंबर बोर्ड के एग्जाम में क्लियर होने वाला है। इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा, ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये 50 नंबर सीख कर जाने वाले हैं आप यहाँ से। ठीक है, कैसे सीखिएगा? तो ओनली फॉर आपका पूरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के अनुसार आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो भी हो, 1 घंटा हो 2 घंटा हो, जितना देर का क्लास है, आप पूरा बारीकी से जरूर कीजिएगा। कहीं पर भी स्किप कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हमको क्या प्रॉब्लम होगा? मेरा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, किसी को देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। अपने लाइफ के साथ कभी ना खेले, क्योंकि जो वक्त एक बार चला जाता है वो जिंदगी में फिर कभी नहीं आता है। और ये बात हम आज आपको बोल रहे हैं, कल हमको भी कोई बोलता था और आप भी किसी को कल किसी को यही बात बोलिएगा। इससे अच्छा है आदमी दूसरों को गलती देख करके सुधारता है। आप भी सुधार लीजिए, अभी टाइम है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि ऐसा हमारे ख्याल से जिस टाइप से हम देखिए यहाँ पर टॉपिक आपके लिए हम खुद ही सिलेक्ट कर लिए, जिससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा, वैसे टॉपिक को सिलेक्ट करके डायरी, छोटा डायरी था हमारे पास, उसके पेज को फाड़ के लिख लिए हैं और फिर इससे देख देख के आपको बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले छोटा चीज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने आप में बहुत भारी भरकम है, ठीक है। त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। लेकिन नाम से क्या मतलब है आपको, काम से मतलब है, जो नंबर कैसे आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको वहां पर एक त्रिभुज दे दिया जाता है, इस टाइप का त्रिभुज दे देगा। इसमें थीटा यहाँ पर दे देगा और इधर दे देगा 3, इधर दे दिया 5, और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर और आधार को बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसका सूत्र होता है h² बराबर p² प्लस b²। यह सूत्र पाइथागोरस साहब दिए थे, इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय सूत्र भी बोलते हैं। आपको h निकालने के लिए बोला है ना, कोई बात नहीं, p कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b कितना दिया है आपको, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इसके ऊपर से स्क्वायर काटेगा तो बराबर की तरह रूट चढ़ेगा, और 9 और 25 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, रूट में आपका 34 आने वाला है, ठीक है। और 34 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर आने वाला है रूट में 34, यही आपका आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन ऐसा देता है तो आप इस ढंग से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए थे। साइन 65 डिग्री अब बट्टे में कॉस 25 डिग्री बराबर वाट, क्या इसका मान क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो ऊपर वाले अंक को 65 हो गया और नीचे वाला कितना है, 25, जोड़िए। अगर 90 पूरता है तो आप 1 मार के आ जाना है, 90 पूरे 1 मार के आना है, 90 पूरे 1 मार के आना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट सब देने वाले हैं आज आपको। तो 65 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 20, 90 और 90 पूरे तो 1 आंसर, कितना आंसर, 1। आपको हर हाल में याद करके जाना है और बोर्ड के एग्जाम में तहलका मचा देना है।
क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है। हमको तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है जो स्टूडेंट गणित नहीं सीख पाता है। बहुत ईजी है, बताइए ऐसा सवाल दूसरी क्लास के लड़का को भी बोलेंगे वो इसको जोड़ो 90 पुर जाएगा ना, अगर ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो 1 मार्क आ जाएगा, बिल्कुल वो भी मार लेगा। लेकिन आप लोग तो बड़े होशियार हैं, समझिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा कोसेक 60 डिग्री इनटू साइन 60 डिग्री। तो आपको मालूम होगा सूत्र साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, नहीं ना समझे? तो भाई आप ध्यान से समझिए, साइन थीटा कहने से मतलब अगर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा ताकि आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत क्या पूरे क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा त्रिकोणमिति का अगर वीडियो देख लेते हैं और वो देखते हैं तो आपका 5 नंबरियो क्लियर होने वाला है, 2 नंबरियो क्लियर होने वाला है। ज्यादा देर के ना है, 30-35 मिनट के है, दे दीजिएगा टाइम, अगर है तब, नहीं है तो फिर जाने दीजिए। देखिए ध्यान से, ई 60 है, ये 60 है, ये साइन है, ये कॉस है। तो साइन ई 60 है, थीटा बराबर ये थीटा बराबर 60 है दोनों, और साइन का कॉस है, और इस पॉइंट का मतलब होता है गुना यहाँ पर। तो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, यानी ये 60 है, 60 है, साइन थीटा कोसेक थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन 10 के साथ मिलेगा, कॉट 10 कॉट में दे ले रहेगा, फिर से पूछ लेगा आपसे, इस ढंग से भी आपको बना लेना है। उसके बाद इससे तो 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, और चेक करते हैं है कि ना। हाँ और है, आपसे दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको टेबल याद रखना होगा। अगर आप टेबल याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। हम टेबल बनाने का वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर अगर पाना है तब, और 1 नंबर क्या टेबल आपको त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो याद होना ही चाहिए, ना है तो खैर छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आपके लिए अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते जा रहा है ताकि आपका बोर्ड के मार्क्स बहुत इंक्रीज हो सके। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ये हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। फिर साइन की जगह पर आपको 10 भी दे सकता है, 10 में पूछ लेता है 45 डिग्री का मान, तो आप बताते 1 होता है। 60 डिग्री के पूछ लेता है 10 60 डिग्री का मान, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इस ढंग से √3 हो जाता। या पूछ लेता 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है, या 60 डिग्री का, उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए त्रिकोणमिति का आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके फायदे के लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। चलिए उसको क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपका ये ऑब्जेक्टिव जरूर आने वाला है 90 डिग्री पूरे तक। ये क्वेश्चन हम लिख कर दे देते हैं, जा जाएगा लिख कर, इसलिए इस पर फोकस जरूर करते चलिएगा। जितना बताया बस आपको उतना पढ़ लेना। आपके बोर्ड के एग्जाम में 50 अंक 100 ऑब्जेक्टिव आने वाला है भैया। अगर 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, आपको बनाना कितना है मात्र 50। सोच लीजिए 50 को तो फोकट का है, हल्का हल्का टॉपिक पढ़ के जाइए, वहां पर यूं 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 रगड़ के आ जाना है, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तो बस यूं ही खत्म हो जाएगा, बस बात करते करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P/Q के रूप में बदलने वाला, ठीक है। तो P/Q के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा 0.32, इस पर इसका नाम है रेकरीन। क्या नाम है? रेकरीन नाम है। इस ढंग का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे संख्या को एक साथ लिख दीजिए। 0.32 लिख दिए, पॉइंट नहीं लिखना है लिखते समय में, सोल्यूशन के समय में। बताइए पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो हम हटा देते हैं, अगर कोई संख्या रहता है तो उसको रखते। क्या गो संख्या पर रेकरीन लगा हुआ है 2 गो पर, तो बट्टा में 2 गो 9, 3 गो पर रहता रेकरीन लगा हुआ है, ये जो चिन्ह है ऊपर में लिखा हुआ रेकरीन, तो 3 गो 9 देते, लेकिन 2 गो पर था इसलिए 2 गो 9, ये बन के तैयार हो गया आपका। इस ढंग से संख्या में रहता 2.47। तो पहले क्या बोले हैं पूरा को लिखिए, तो पूरा 147 लिख दिए। क्या गो संख्या पर रेकरीन है, तो 2 गो संख्या पर, तो बट्टा में 2 गो 9 देंगे। अब ये गो संख्या पर रेकरीन है तो घटा लेंगे, हटाइए, तो 147 में से 1 हटा लीजिएगा, 46 बट्टा 99 बनकर तैयार है आपका, ठीक है। इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए 1 के ऊपर रेकरीन है, तब क्या करें, तो देखिए 2.4 3 पर ओनली फॉर रेकरीन है। क्या पर रेकरीन है 3 पर, तो पहले क्या करना होता है पूरे को लिख दिए, कोई बात ना है।
अब देखिए कैगो पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो एगो पर, तो एगो 9 दे दिए। अब बोले है ना जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, तो 24 पर रेकरिंग ना है, 24 को घटा दिए। 24 रियलिटी में 2.4 है, तो लिखते समय आपको बोले दशमलव नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, तो 24 लिख दिए। अब घटाएंगे तो 13 में से 4 गया तो 9, बच गया 3, और 3 में से 2 गया तो 1, और 2 का 2, 219, और बट्टे में क्या है 9। एक बात और बता दे, पॉइंट के बाद की संख्या पर एगो पर रेकरिंग था तो 9 आया, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ ऐसा संख्या भी है जिस पर रेकरिंग न है, जैसे कि 4 11 पर रेकरिंग न है, तो इसके लिए 0 आता है। अगर एगो संख्या पर रेकरिंग न है और कोई और इसमें और संख्या जैसे कि इस ढंग से रहता 2.4 3 5 और 5 पर रेकरिंग रहता, 3 और 2 पर न है, तो 2 को 0 आ जाता। 2 पर रेकरिंग न है, पॉइंट के आगे वाला संख्या 2 पर रेकरिंग न है, तो 2 को 0 आ जाता। यहाँ पर एगो पर रेकरिंग न था तो एगो 0 आ गया। इस ढंग से क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में बदलने वाला क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, शांत अशांत से है। तो शांत अशांत भी बहुत ईजी है, शांत अशांत, इससे तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बनता है, इसमें बनता है क्या, आता है, ये वैसे ही टॉपिक हम आज लेकर के आए हैं। ठीक है, तो शांत अशांत होने के लिए मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको 3 8 6 3 बट्टे में, अगर आपका बट्टे में रहता है यहाँ पर मान लीजिए 8 रहता, तो शांत अशांत ज्ञात करना है ना आपको। तो इस बोल देगा क्या, संख्या 38 63 बट्टे 8 यानी 3863 बट्टे 8 शांत है या अशांत पता करे या ज्ञात करे या बताए। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, सॉरी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाए तो 4 आ गया, 2 से लगाए तो कितना आया, 2 आया। यानी इसका जब सोल्यूशन किए तो कितना, 2 के पावर 3 आया। कितना आया, 2 के पावर 3, यानी कि 2 कै बार है, 3 बार है, इसलिए 2 के पावर 3 लिखे। और शांत अशांत होने के लिए एक ट्रिक है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, तभी क्या होगा, शांत होगा, अदरवाइज शांत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये है, या तो जब बट्टे का, यानी बट्टे का नीचे है जो हर है, ऊपर वाले कौन से नीचे वाले हर का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड करते समय सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए तब वो शांत हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड हर का किए जो 8 था नीचे में, उसका गुणनखंड किए 2 आ गया तो शांत हो गया। खाली 2 ही आना चाहिए, ना तो पूरा पूरा 5 ही आ जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब पूरा 5 ही आ जाओ लसो करने के बाद, या तो पूरा पूरा 5 आ जाओ, ना तो 2 5 मिलाकर आ जाओ। लेकिन जैसी 2 5 के अलावा 7 3 4 2 8 9 फलाना चिलाना ठिकाना अगर घुसे तो ये अशांत हो जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन और करते हैं, 12 6 3 और बट्टे में अगर हम ले ले, मान लीजिए यहाँ पर 25 ले लेते हैं, 3 4 क्वेश्चन करवा ही देते हैं आज ताकि आपका क्लियर होते चले। देखिए 25 है तो हम लोग बता दिए आपको, सबसे पहले जो बट्टे के नीचे होता है हर, उसका क्या करेंगे, लस लेंगे। 5 से लगेगा ये, तो 5 से लगाए तो 5 गुना 5 यानी 5 25। इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर क्या आएगा, 2 आएगा। अब लिख सकते हैं 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या है, अशांत, इसलिए अशांत है। क्यों, जब इसका पूरा लस लिए तो 5 पूरा, सॉरी लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिए, 5 के पावर क्या है, 2 आया कि 5 की जब पूरा पूरा इसमें आ गया क्या, लस लेने पर 5, तो हमको पता चल गया डायरेक्ट क्या है, शांत है। क्योंकि हम जानते हैं जब पूरा पूरा लस लेने पर 2 आ जाए ना तो पूरा पूरा 5 आ जाए, ना तो 2 5 मिलाकर आ जाए, तब तो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो इसमें 2 के पावर 0 लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है 2 के पावर में 0 यानी 2 1 को नहीं आया है। और कोई भी चीज के पावर में 0 होता है तो वैल्यू 1 आता है, और 1 में कुछ से गुना कीजिएगा तो जैसे है वैसी रहेगा, मान में परिवर्तन न होता है। इतना बता दिए। अब देखिए कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे भी दे देगा 12 6 3 और बट्टे में 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 7, तो
तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जो 2 के पावर 5 और 7 के पावर 5 के पावर 2 के पावर 5 और 5 के पावर 7 दे ले, पहले ही से है, अब इसको हम कैसे बनाए? तो भैया ये तो पहले ही उसके फॉर्म में तुमको बता रहा है, ये तो देखने से ही 2 और 5 2 5 पर आया है और 5 जो है 7 पर आया है, डायरेक्ट तो पहले ही शांत है, शांत में टिक करके आ जाना है। ठीक है, तो आपका ये शांत अशांत टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड के मतलब मार्क्स इंक्रीज होते जा रहा है। ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो 1-2 क्वेश्चन ये जरूर वहाँ पर मिलेगा आपको, और पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव 2 गुना हो गया है, सबको मालूम है। सब खुशी के मारे तो पढ़ना ही बंद कर दिया है, लेकिन आपको बंद नहीं करना है। ना पढ़िएगा तो फिर जाइए कहाँ। आज आपका गणित से तो बहुत कुछ होने वाला है, सीख लीजिए, समय बहुत कम है। साफ होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत तो लगता है जकड़ गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं। चलिए क्या करते हैं, स्टैटिक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्ट के लिए तो बहुत बार वीडियो बना चुके हैं। देखिए स्टैटिक्स में स्टैटिक्स जो भी है अपना समझ जाइएगा, सांख्यिकी है। इसमें मध्य माध्यिका बहुलक के बारे में और परिसर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बस ये 4 से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले माध्य पढ़ते हैं, माध्य याद करना। तो माध्य में क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 5 6 7 8 9 3 2 का माध्य ज्ञात करे या निकाले, यही दोनों में से कोई बात बोलेगा आपको। क्वेश्चन रहेगा यदि संख्या इतना इतना का मतलब ये संख्या इतना इतना का माध्य ज्ञात करे। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, और बट्टा में होता है कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या। मतलब कि ये जो सभी संख्याओं का योग माध्य ज्ञात करना है ना, तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और बट्टा में कुल संख्या, मतलब ये कितना संख्या को हम जोड़े हैं वो लिखना है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 3, और प्लस में क्या है 2 है, लिख दिए इतना सबको प्लस में, यानी योग, योग का मतलब होता है जोड़। अब गिनेंगे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 है, 7 लिख दिए, बराबर का बराबर। ठीक है, अब जोड़ लेंगे उसको, कितना होगा 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, और 26 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, और 35 में 3 और 2 5, 35 में अगर 5 जोड़ दे कितना हो गया 40, और बट्टे में आपका क्या आया 7, तो 40/7 आपका आंसर हो जाता। लेकिन नहीं, कभी कभी पॉइंट में भी आंसर दे सकता है आपको, तो 7 में 40 से डिवाइड कर लीजिए, 7 5 आपका आ जाएगा क्या 35, ऊपर से 5 आ गया, पॉइंट मार के 0 ले आइए, 7 छक 7 7 49 लगा दीजिए, ऊपर से 1 उतरा, पॉइंट मार के 0 लाए, और 5.7 इसका आंसर काटने पड़ता है, पॉइंट के बाद संख्या इधर उधर हो सकता है, 5.7 आपका क्या हो जाता है फाइनली आंसर हो जाता है। तो माध्य ज्ञात करना आप सीख गए होंगे। ऐसे मान लीजिए एक और संख्या बढ़ा देते हैं हम, मान लीजिए 2 बढ़ा दिए, तो यहाँ पर 40 आया, तो यहाँ पर 42 आ जाता, तो एक संख्या बढ़ाता, इसके नीचे में क्या आ जाता 8 आ जाता, तो 42/8 है, तो इसको हम क्या कर सकते थे, 2 से काट सकते थे 4, और यहाँ पर 21, यानी कि हमारा आंसर 21/4 भी आ सकता था, ये भी हो सकता है। या कभी कभी पूरा कट जाता है, जिससे ऊपर में 20 आ जाता है, मान लीजिए 4 आया तो 4 × 4 4 × 5 20, आपका इसका माध्य क्या आ जाता 5 आ जाता। तो जब जोड़िएगा तो उस समय वहाँ पर हल्का ही दिया जाता है क्वेश्चन, अभी हम अपना मन से लिखे इसलिए थोड़ा दिस दैट हो गया है जो भी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल माध्य ज्ञात करने के लिए सबको पहले जोड़ लेना है, गिन लेना है, जितना वो संख्या उतना से भाग कर देना है। कभी कभी तो वही हो जाता है आंसर, और कभी काटने के बाद लाना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब माध्य सीख गए हैं, हम क्या करते हैं अब माध्यिका या माध्यक, अभी तो माध्य ही सीखे हैं, इसको अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। अब सीखेंगे मीडियन, उसके बाद मोड, उसके बाद रेंज सीखेंगे। और मोड और रेंज बहुत इजी होता है, बस आपको माध्य और माध्यिका में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या, बहुत इजी है, अभी सीखे तो माध्य सीख गए, माध्यिका तो और आसान है। देखिए माध्यिका, माध्यिका या माध्यक क लगा रहता है इसमें,
जिसमें क लगल है तो समझ जाइएगा क्या माध्यिका या माध्यक की चर्चा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं 2 8 4 6 9 5 4 का माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। मान लीजिए यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या किया जाता है मालूम है आपको? इसको सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है, तो हम क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब होता है एक सीध में चलना, 1 2 पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस ढंग से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसको पहले शेड्यूल कर लेते हैं। देखिए 2 तो 2 लिख दिए, 2 के बाद 3 है क्या? नहीं है। 4 है ना, तो 4 को लिखेंगे। 4 क्या बार है? 1 के बेर है तो 1 के बेर लिखे, तो 2 बार रहता तो 2 बार लिख देते। फिर 4 के बाद 5 है तो 5 लिख दिए, 6 है तो 6 लिख दिए, फिर 7 है तो 7 लिख दिए, फिर 8 है तो 8 लिख दिए, फिर 9 है तो 9 लिख दिया। अब कोई संख्या ही नहीं है, बस इतना था, इतना लिख दिए। तो इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना पड़ता है, तो हम क्या किए बढ़ते क्रम में सजाए हैं, और आप भी बढ़ते क्रम में ही सजाइएगा। ठीक है, और सजा दिए। अब देखिए इसको बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए, 3 को इधर बांट दिए, 3 को उधर बांट दिए, तो बीच में बच गया क्या? एगो। यही हो गया इसका माध्यिका। क्या हो गया? यही हो गया माध्यिका। पता है माध्यिका कितना इजी था? बहुत इजी था ना। लेकिन देख लीजिए एक क्वेश्चन और आ सकता है। मान लीजिए एक और 11 रहता, सजाए 11 रहता, तो बताइए 3 को इधर दे देते और 3 को क्या किए थे वर्तमान में, 3 को इधर दिए, तो बीच में तो 2 को बचा, चाहेगा तो दोनों एगो एगो ले सकता है, तो बीच में फुक्का बचेगा लड्डू, तो क्या लड्डू आंसर होगा? नहीं ना होगा, ऐसा नहीं होता है। तो बीच वाला जो 2 को रहता है उसको पकड़ लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 7 और 6 के जोड़ दीजिए, तो 7 6 कितना हो जाएगा? 13। और जोड़े हैं क्या गो संख्या के? तो 2 को संख्या के 2 को से भाग दीजिए, और हमेशा आप इसमें 2 के जोड़िएगा, तो 2 से हमेशा भाग दीजिएगा। अगर बारी आ जाए तो 13 में भाग लगाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 6.5 आंसर। ठीक है, काटने के बाद। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होंगे इजी कितना माध्यिका निकालना इजी था। ठीक है, अब हम लोग बहुलक और परिसर सीख लेते हैं, क्योंकि इसको सीखने में ज़्यादा टाइम ना लगने वाला है आपका, तो सीख लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाने का इच्छा नहीं रहता है फिर भी पढ़ाते हैं। उसका रीजन है कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो। क्या है? बहुलक है ना, इसको अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, बहुलक मोड बोलते हैं इसको। बहुत ही मोड बहुत आपका मूड बनाने वाला है मोड। इसका रीजन यह है, देखिए इसमें बहुत मजा आने वाला है। 2 4 8 6 9 5 4 3 2 1 कुछ भी सर जी 4 का बहुलक होगा, बहुलक होगा व्हाट बोल देगा, इतना 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 का बहुलक होगा। तो बस आपको ये चीज याद रखना है, समाज में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति कार्य करता है, समाज के लिए जो कुछ करता है, या किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है उसी का नाम होता है, ज्यादा काम करता है। उसी ढंग से यहाँ पर जितना संख्या का समूह दिख रहा है वही क्या हो जाएगा? आपका बहुलक हो जाएगा। गलत बात, सॉरी। इसमें जितना संख्या दिख रहा है उसमें जिस संख्या की, जिस अंक की, इसमें जितना अंक दिख रहा है, इसमें जो अंक है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक कहलाता है। जैसे कि देखिए 2 कितना बार आया? 1 बार। 8 कितना बार? 1 बार। 4 कितना बार? 1 2 3 बार आया। 6 कितना बार? 2 बार। 5 कितना बार? 1 बार। और 4 जो है अपना क्या बार है? 9 कितना बार? 1 बार। लेकिन 4 कितना बार आया? 3 बार, इसलिए 4 इसका बहुलक आंसर आ जाता है। जो संख्या ज्यादा बार आ जाता है, अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को बहुलक बोलते हैं। अधिकतम बार कौन आया है? ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? 4 4 4 3 बार सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 4 की डिजिट दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। बहुत ही बच्चे क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो आज तो सीख ही गए। ठीक है, और परिसर निकालना सीख लीजिए। परिसर को अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं, और रेंज कहता है क्या?
जो सबसे बड़का में से ना, सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा दीजिए, आपका रेंज निकल जाएगा। बस यही करना है आपको। परिसर होगा, देखिए इतना इतना अंक का, इतना इतना अंक जो दिया है, संख्या दिया गया है, सभी का क्या होगा, परिसर होगा। तो सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा का कौन है इसमें खोजिए। 2 8 से बड़ा तो 9 हो गया, 9 12 12 13 15 18 28, 28 से सबसे बड़ा इसमें दिख गया। सबसे छोटा खोजिए, 2 तो छोटा है, 2 से छोटा और कोई है क्या, 0 मिल गया। 0 तो सबसे छोटा है क्या, 0 से और छोटा है क्या, हाँ -6। 0 से छोटा क्या है, -6 है। समझ में कुछ आ रहा है क्या? इसमें क्या करना है, घटाना है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी घटाना है। क्या करना है, सबसे छोटी घटाना है। आप एक बात बताइए सॉरी, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 28। सबसे छोटी संख्या कौन है, -6। अब बताइए, सबसे बड़ा 28 और इसमें से घटाएंगे -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, और 28 और 6 आपका क्या हो जाएगा, 34। तो 34 आंसर हो गया। और सबसे संख्या अगर बड़ी मान लीजिए 28 रहता है आपका, अगर मान लीजिए -6 न है, तो सबसे छोटा इसमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो -28 में से क्या करेंगे, 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 28 से आंसर। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया था, समझ गए? कुछ समझ में आपको जरूर आया होगा। अब क्या करते हैं, अब प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे आज आपको, ताकि आपका 50 अंक तो क्लियर होने वाला है। वेट तो करना पड़ेगा, ओनली फॉर एक बार नज़र से गुजरने दीजिए आप अपना, फिर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिएगा। बोर्ड के एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। आपका मार्क्स ना आएगा ना, फिर हमको बताइएगा, हम खुद ही लिख देंगे आपका मार्क्स। बोलेंगे हमारा स्टूडेंट था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन कैसे ना आया इसका नंबर पता नहीं। बोर्ड वाला दे देगा मार्क्स, बस आप गोला सही भर के आइएगा। ठीक है, प्रायिकता पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रायिकता का पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। संभव मान पूछे वो भी 1 होता है। और प्रायिकता का असंभव मान, तो असंभव मान पूछे तो 0, और अधिकतम मान बोले या संभव मान बोले तो 1। 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान रहता है। ये भी आपको समझ में आ गया। प्रायिकता का जो सूत्र होता है, PE बराबर सूत्र आपका होता है NE बट्टा NS, NE बट्टा NS, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, और प्रायिकता बराबर सूत्र हो गया संभव परिणाम, अब बट्टा में आपका हो जाएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम। समझ गए, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। जैसे में क्वेश्चन करते हैं, एक झोला है, एक झोले है, एक झोला में मैंने 6 गेंद को डाल दिया, जिसमें से 4 गेंद जो है काला है। 4 गेंद क्या है, काला, और जो 2 गेंद है वो आपका क्या है, पीला है। पीला गेंद की संख्या 2 है। ठीक है, 6 गेंद एक थैले में रखा हुआ है, मान लीजिए। थैला सही से बना देते हैं, उनसे बोलिएगा थैला नहीं तो लग ही नहीं रहा है सर। थैला बना दिए, थैला में 6 गेंद है, 4 काला है, 2 पीला है। आपसे पूछेगा बताइए इस थैले को अच्छे ढंग से मिला देते हैं, उसको सारे गेंद को बॉल को आपस में मिलाने के बाद उसमें से यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए एक बल्ब को निकालते हैं। 6 गो बॉल है, उसमें आप बिना देख ले हाथ डाल के आराम से निकालते हैं, तो पीला होने की क्या प्रायिकता है, संभावना बताया जी पीला होना चाहिए। आप जानते हैं ना, संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम सूत्र, प्रायिकता बराबर। तो किसका चर्चा किया है, पीला होने के ना, तो पीला की संख्या क्या है, 2 ही है ना।
तो लीजिए आप डाल दीजिए, संभावना जता रहा है 2 गो के, वह दोनों में से बॉल में से कोई एगो निकलेगा पेयर का, तो ऊपर में 2 लिख दिए। अब कुल परिणाम, कुल मतलब बॉल की संख्या कुल कितना है, तो 6 गो है, तो बट्टे में कुल परिणाम कितना है 6, 2 एकाई 2, 2 तिहाई के 6 बराबर 1/3 आंसर। लीजिए आपका प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव खत्म। समझ गए। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा प्रायिकता में, ये और बचा हुआ है, मस्ती हुआ थोड़ा सा। पूछेगा एक ताश की गड्डी है, उसमें कितने पत्ते होते हैं, तो 52 कार्ड होते हैं। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितना होता है 52। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितना 52, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए बताना तो मेरा फर्ज है, ठीक है। तो ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52। देखिए 52 कैसे होता है, ये भी आप थोड़ा समझते चलते हैं। इस पर क्वेश्चन और टाइप के दे सकता है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या दे देगा, 30 बल्ब का समूह है जिसमें 10 गो बल्ब क्या है खराब है, 20 गो निमन बल्ब है, तो बताइए खराब 30 गो, फिर उसमें 20 और 30 बल्ब है, उसमें 10 गो खराब है 20 गो अच्छा है, सबको मिला दिया जाता है, तो बताइए खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या है, तो खराब क्या था 10 गो ना, तो ऊपर में लिख देंगे 10, 30 की संभावना बोले उसको ऊपर में, और पूरा बल कितना था नीचे में, तो पूरा बल 30 था, तो 10 इकाई 10, 10 तिहाई के 30, 1/3 आंसर 40 रहता था, 1/4 आ जाता, ठीक है। इसी टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कलम को फेंट दिया जाता है, कुछ भी फेंटने वाला क्वेश्चन रहेगा तो इसी बनेगा आपका, ठीक है। अब हम तनी थोड़ा सा कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, ताश की जो कार्ड होते हैं उसके बारे में। देखिए ताश में जो कार्ड होता है 1 से लेकर के 13 तक होता है। कहाँ तक होता है 13, संख्या 13 तक होता है। बोलिएगा कैसे, हम तो 10 तक देखे हैं सर जी। नहीं, देखो 1 से तो आप 10 तक जाते हैं तो संख्या दिखेगा, और जो आपको जे दिखता है, जे को बोलते हैं हम लोग गुलाम, क्या बोलते हैं गुलाम, जो कि 11 नंबर होता है, और 12 नंबर को हम लोग क्वीन बोलते हैं, क्वीन मतलब होता है रानी, ठीक है। और आपका हो गया 13 में होता है के से होता है बादशाह, KING किंग, किंग मतलब राजा, राजा या बादशाह, ठीक है। तो आपका जे से आपका गुलाम हो जाएगा, यानी 11 नंबर, क्यों से क्वीन मतलब रानी, जो 12 नंबर, 13 से क्या हो जाता है आपका किंग मतलब बादशाह, राजा हो गया, ठीक है। तो 13 होते हैं, और सभी का कार्ड 4-4 गो होता है। ये जो राजा रहेगा इसकी कार्ड 4 गो, और कौन कौन सा कार्ड रहता है आपको बताते हैं। देखिए एक होता है ईंट, ठिकरी, काला पान, लाल पान, ठीक है, काला पान, लाल पान, ईंट, ठिकरी। ईंट हो गया, मान लीजिए काला पान, एक आ जाएगा आपका लाल पान, क्या हो जाएगा आपका लाल पान, ये हो जाएगा आपका चीरी, चीरी, चीरी। देखिए ईंट हो गया, काला पान हो गया, काला पान, चीरी और लाल पान, ठीक है। तो आपका जो कार्ड होने वाला है, एक बादशाह का एगो कार्ड होगा आपका ईंट का, एगो काला पान का, एगो चीरी का, और एक लाल पान का होगा, इस ढंग से, ठीक है। उसी ढंग से अगर एक का रह गया तो एक का आपका एगो चीरी का एक का होगा, एक का आपका किस चीज का होगा, ईंट का होगा, एगो ठिकरी का होगा, लाल पान का होगा, ठीक है। इस ढंग से होता है। एक कार्ड जो होता है 4 होता है, एक का क्या गो 4 गो, तो इस ढंग से 1 से लेकर के 13 तक, यानी बादशाह तक 13 हुआ, और 13 का 4-4 गो होता है, तो यानी कि 13 में 4 से गुना कीजिए तो 13 चौका 52। इसलिए पूरे ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और इससे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितना, तो 52। ऑब्जेक्टिव इससे कैसे पूछा जाता है वो समझ लेते हैं हम, ठीक है। देखिए उससे ऑब्जेक्टिव आपको इस ढंग से पूछेगा, आपसे पूछेगा बताइए आप एक ताश की गड्डी है, उसको अच्छे ढंग से मिला देते हैं, पीस मार देते हैं, फर्री जिसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, अच्छे ढंग से मिला दिए, फेंट दिए, और फेंटने के बाद बिना देखे हुए एक कार्ड को निकालते हैं, तो एक का होने की क्या प्रायिकता है, किसकी चर्चा किया है, एक का। तो आपको मालूम है ना एक का वाला कार्ड कै गो होगा, 4 गो होगा,
तो ऊपर में 4 और पूरे ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52, 4 इकाई 4, 13 जगह 52, 1/13 आंसर हो गया आपका। बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन बोल देता लाल पान होने की क्या प्रायिकता है, तो बताइए। लाल पान तो 100 में एगो एगो होगा, काला पान तो 100 में एगो एगो होगा 1 से 13 तक में, फिर ईंट तो 100 में एगो एगो होगा, फिर आपका लाल पान काला पान भी तो 100 में एगो एगो होगा। तो 1 से लेकर 13 तक जब चलेगा तो लाल पान का हो काला पान का हो सब इक्का में एगो रहेगा, फिर दुक्का में, तिनका में, चरका में 13 तक जाएगा। तो लाल पान की ना प्रायिकता पूछा है तो लाल पान की संख्या कितना 13 होगा। लाल पान की संख्या 13। ये थोड़ी बोला है गुलाम बेगी बसा, गुलाम बेगी बसा अगर आपको बोलता है तो उसे तो 4 4 गो होता है, इक्का 4 गो, दुक्का का गो 4 गो होता है कार्ड की संख्या। इसमें इक्का की प्रायिकता पूछा था, लेकिन यहाँ पर इक्का नहीं, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया है लाल पान होने की क्या प्रायिकता है। तो लाल पान तो पूरे ताश की गड्डी में 13 गो, काला पान क्या गो 13 गो, फिर चीरी क्या गो 13 गो, ईट क्या गो 13 गो, तो कितना हो गया 13। कार्ड की संख्या 52, तो 13 इकाई 13, 13 चौका 52, 1/4 आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। इससे ज्यादा कार्ड से आपका क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। चलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका थोड़ा लेवल का सवाल है। हो गया। हाँ एक बात और, फार्मूला भी इसमें इस बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन फार्मूला से पूछा जाएगा, और फार्मूला का कम्युनिटी पोस्ट में हम पोस्ट कर दी है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है वैसे को कम्युनिटी पोस्ट कर दी है। आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फार्मूला बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं वैसा भी वीडियो हम लोग कल या परसों अपलोड कर देंगे, और आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बस वो 2-4 मिनट का होगा, ओनली फॉर कितना क्वेश्चन पूछा होगा अभी तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तुरंत लिख देंगे इस पर, उसके बाद आपको बता देंगे जो ये क्वेश्चन आता है आप लोग को याद कर लीजिएगा। ऐसे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दें, आप वहाँ से देख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, सर्वांतर या पदांतर याद करना सीख लीजिए। देखिए इस ढंग से रहेगा, AP 6, 8, 10, 12 का पदांतर होगा वाट। तो पदांतर बोले इसका ही नाम है सर्वांतर, याद रखिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में सर्वांतर देने की 90% संभावना है, पदांतर नहीं है देगा, मान लीजिए सर्वांतर देगा, सर्वांतर पूछेगा, ठीक है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए जैसे सर्वांतर की चर्चा हो ना आपके बोर्ड के एग्जाम में, जो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फुल फॉर्म होता है इसका, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 6, 8, 10, 12 का सर्वांतर होगा। किस चीज का चर्चा किया, सर्वांतर। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लोग को भागना नहीं है, आएगा। जो आज हम पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट टू बोर्ड में आता है, 100% गारंटी है, आएगा तो आएगा, और आप लोग को पढ़ के जाना भी है, ठीक है। तो बस आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिए, हो गया आंसर। आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिए, तो आगे मान लीजिए 12 ले लीजिए, घटा लिए 10 के, कितना आंसर आने वाला है 2। 8 ले लिए और घटा लिए पीछे वाला 6 के, कितना आ गया 2। 10 के ले लीजिए, पीछे वाला घटा लीजिए 8 के, कितना आंसर आएगा 2। कैसे कर लीजिए ना, आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिए, आंसर आ गया। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको इस ढंग से दे दिया, 2/4, 5/6, 8/4/10, 6/12, इस ढंग से रह गया मान लीजिए। तो आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिए, तो 5/8 में से घटा लेंगे कितना 2 बट्टे, मान लीजिए 5/8 आगे वाला है तो पीछे वाला कितना है 2/6, घटा लेते हैं 8 6 का एलसीएम, 8 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 8 6 का एलसीएम 2 से लगाइए, 4 आया, 3 आया, 4 12 24, 24 आया, कितना आया 24, तो 8 3 के 24, तो 5 3 के 15, माइनस का माइनस, 6 6 का 24, तो 4 दूनी के 8, घटा लिए तो 7/24। यही हो गया आपका क्या सर्वांतर। आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिए, बट्टा में रहे या सीधे रहे, अंक में रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से घटा करके सर्वांतर या पदांतर ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में बट्टा वाला भी पूछता है, ऐसे भी पूछता है, लेकिन बट्टा वाला वर्तमान में देखा गया है ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो बस आगे वाला लेना है, पीछे वाला को घटा लेना है, बिन के घटा कर लेंगे, बात खत्म। आपका ये पदांतर या सर्वांतर क्लियर हो गया। अंग्रेजी में डी भी बोलते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला आप लोग जरूर पढ़िएगा।
क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वो बेसिक वीडियो है, आप लोग को तो 35 मिनट देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेस्ट टॉपिक भी है, आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। और नेक्स्ट, और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं गणित ही, तो उसको सीखिएगा ज़रूर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एनवां पद सीख लेते हैं निकालना। एनवां पद बोलेगा AP 2 4 6 8 10 का 30वां पद क्या है। क्या पूछा है, 30वां लगा हुआ है, तो इसको क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 30 को मान लिए n, तो ये हो गया nवां। क्या हो गया, nवां पद। ठीक है, और AP में पहले से ही AP में है, और सूत्र होता है इसका an बराबर a प्लस n-1 और इनटू में होता है d। यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए ध्यान से, हम बोले हैं आपको जहां पर वां लगल रहे तो उसको क्या मान लेना है, आपको n मान लेना है। और सूत्र आपको याद रखना है, जो nवां पद का सूत्र, जब nवां पद वाला जब क्वेश्चन मिलेगा तो सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, सूत्र याद रखना है। तो बताइए a का तो a, और हाँ बोलेगा प्रथम पद ज्ञात कीजिए, कहीं कहीं बोल देगा प्रथम पद, AP में है तो प्रथम पद, तो आगे वाला को प्रथम पद और प्रथम पद को a कहते हैं। क्या कहते हैं, a कहते हैं। AP ऐसे हम अच्छे ढंग से पढ़ाएं तो भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन टाइम नहीं है तो नहीं पढ़िए, लेकिन समझिए आगे वाले पद को a बोलते हैं। तो आपका a कितना हो गया, 2 हो गया, और d आप तो जानते हैं, आगे वाला में से पीछे वाला घटा लीजिएगा तो आपका a तो निकल गया 2, और d 4 में से घटा लीजिए पीछे वाला 2, तो कितना बच जाएगा 2। आपका d भी कितना निकल गया, 2। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं अब क्या, nवां पद, यानी a का a, और n कितना है, 30 है, n के जगह पर n यहाँ कितना मान है, 30, बराबर का बराबर, a कितना लिए यहाँ पर 2, प्लस का प्लस, n का n कितना है 30 है, तो 30 -1 का 1, और d कितना आया है, 2 आया है, तो 2 लिख दिए, बराबर 2 का 2 प्लस का प्लस, 30 में से 1 घटा तो 29, और इस दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, तो 2 का 2 प्लस का प्लस, 9 दूना 18 के 1, 2 दूना 4 1 5, 58 आया। 58 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 60। तो आपका जो a 30 निकलने वाला है, कितना आंसर आ गया, 60 आ गया। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर a था तो a की जगह भी आप 2 रखते तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये सूत्र है an या tn बराबर, tn भी इसको बोलते हैं, an या tn बराबर, यहाँ पर t का कहीं चर्चा की है, नहीं की है, तो tn मान लीजिए इसको। तो यहाँ पर tn माने तो मान लीजिए tn मान लेते हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पर 30 था, तो n की जगह 30 रखे, बस आराम से यहाँ पर वैल्यू निकाल दी, बात खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, बोर्ड के एग्जाम में इससे भी एक ऑब्जेक्टिव देखने को जरूर मिलेगा। अब शून्यक निकालना सीखते हैं। अगर आप बच्चे में 9वीं 8वीं में अगर गुणनखंड सीखे हैं तो शून्यक यूं निकाल लीजिएगा। शून्यक बहुत इजी वाले सवाल होते हैं, ऐसे बहुत अभी इजी वाला सवाल बचा हुआ है, अभी कोशिश कर रहे हैं जो भारी भरकम सवाल है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन लेवल के आते हैं। शून्यक वाला क्वेश्चन किधर गया, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक जरूर करके जाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक है। क्या पूछा है, शून्यक है, तो शून्यक से ना पूछा है, तो आपको क्या कर लेना है मालूम है, पहला पद और अंतिम पद का गुणा कर लेना है। तो जब गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाता है, 2 में और x स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर। बोलता है इसको ऐसा तोड़ो जो गुणा करने पर 2x स्क्वायर पूर जाए, जोड़ने घटाने पर 3x पूर जाए। तो हम तोड़ देते हैं, ये x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देते हैं, इसको तोड़े हैं 2x प्लस x के रूप में। x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, तो 3x बीच वाला पूर गया। और जब यही x और 2x के बीच में जब गुणा करेंगे तो 2x और 1 में गुणा करेंगे तो 2x का 2x रह जाएगा,
लेकिन गुना में पावर जुड़ जाता है, एगो एक्स है एगो एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट वाला 2 था तो 2 लिख देना है, 3 एक्स को गैप कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से अगर ये 2 एक्स है तो एगो एक्स ले लेते, एगो बचा प्लस का प्लस, इसमें से एगो एक्स सही ले ही लेते, क्या बचा 2 प्लस, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेते हैं, एक्स का एक्स प्लस 2 का 2। अब बताइए दोनों एक जैसे हैं तो इसके लिए एक के वो लिखेंगे, फिर इसके लिए एक लिख देंगे तो एक्स, और इधर से +1 है तो +1, और अपना मन से बराबर 0 लगा देना है। अब देखिए x प्लस 2 बराबर 0 लगाए तो इसके लिए भी 0 और +1 बराबर 0 लगा दिए। x का x प्लस में 1 है तो बराबर के उधर माइनस में 1, और x का x प्लस में 2 है तो बराबर के इधर माइनस में 2, यानी यही आपका क्या हुआ शून्यक, -2 -1, यही आपका क्या हो गया शून्यक, यही था क्या शून्यक। बच्चे अगर आप गुणनखंड पढ़े होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसको साफ कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे इंक डाल देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। क्या करते हैं हम अब आगे सीखते हैं। ठीक है, शून्यक निकालना सीख गए हैं आप लोग। अब आगे क्या है, बहुपद पहचानना और समीकरण, द्विघात समीकरण को पहचानने का ट्रिक समझना है। देखिए इस ढंग से, घात नहीं ना यहाँ पर, घात बोले सवाल। देखिए यहाँ पर आपको दिया जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में रहता है 2/3 x, 2/3 और ये x हो गया प्लस 2, इस ढंग से रहता। फिर और रहता तीसरा ऑप्शन में x के पावर -1 या -2 रहता, फिर 2x प्लस 3, इस ढंग से रहता। चौथा ऑप्शन आपका रहता 2/3 x के पावर -1 प्लस 2x प्लस 5 या 4, इस ढंग से रहता। बोलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात बहुपद है या नहीं। समीकरण अगर रहेगा तो बराबर 0 लगे रहेगा, अगर बहुपद चुनने के लिए बोला है तो बराबर 0 नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों में बस समीकरण और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर है। अगर बराबर 0 लगा दिया 0 लगा दिया तो द्विघात समीकरण, और द्विघात बहुपद है तो बराबर 0 नहीं देखने को मिलेगा। और बोलेगा बहुपद है कि ना या द्विघात समीकरण है कि ना, तो चुनने के लिए आपको पूर्ण संख्या याद रखना है। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या ये जो x है बट्टे में है तो बराबर के ऊपर में जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और पूर्ण संख्या कहियो माइनस में आएगा क्या, आप ही बताइए। 0 से तो स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4 प्लस में ही जाते जाता है, माइनस में कहियो आएगा नहीं आएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। फिर देखिए इसमें तो ऑलरेडी दिख रहा है क्या माइनस में है, तो क्या ही होगा, कहियो नहीं होगा। अगर मान लीजिए देखिए इसमें भी दिख रहा है माइनस में, x का पावर क्या है -1 है, ये कहीं नहीं होता है। लेकिन कभी कभी देखा गया रूट में 2x² ऐसा दिखा प्लस 3x प्लस 6। एक बात बताइए, जितना भी संख्या रूट में है, किस चीज में है, रूट में है, तो रूट वाला भी क्या कहलाता है, बहुपद नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। उसी समय आपको हटा देना है। ठीक है, रूट में 2x दे देता आपको और उसके बाद बोल देता 2x प्लस 3, रूट अंडर 2x प्लस 3 क्या है, बहुपद है या नहीं, चुनने के लिए बोल देता। तो रूट में जैसे ही x y z घुस गया ना तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए देखिए इसमें x के पावर प्लस में 2 है, इसमें x के पावर क्या है प्लस में 1, कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, अगर इसमें भी अगर बीचों में कहीं माइनस लगा देता तो ये बहुपद नहीं कहलाता, लेकिन नहीं लगे लिए प्लस में है सब, इसलिए यह क्या है, बहुपद है। प्लस में घात है तो समझ जाइएगा, या 0 है तो समझ जाइएगा बहुपद है। अदरवाइज अगर माइनस दिख रहा है, बट्टा उट्टा में दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद और द्विघात समीकरण ऐसे ही पहचाना जाता है। और समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होता है बता दिए, बराबर 0 लगा दिया तो समीकरण, और बराबर 0 नहीं तो क्या है, द्विघात बहुपद है। तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। दोनों सिलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए बोलेगा तो सेम तरीके से ही चुना जाता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद या समीकरण चुनना तो सीख गए हैं। अब चलिए मतलब कि एक क्वेश्चन और है,
जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी करना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 sin थीटा बराबर 8 तो cos थीटा बराबर 1, मतलब cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, 2 sin थीटा बराबर 8 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में sin थीटा का थीटा बराबर 8, इस दोनों के बीच में गुणा का संबंध बराबर के दरभाग में, तो 8/2 sin थीटा बराबर, अगर आप सूत्र नहीं पढ़े तो आप समझ जाइए जी कुछ नहीं समझे। अगर पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया। sin थीटा बराबर सूत्र होता है P/H, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, और बोला है cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर होता है आपका B/H, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है। यही ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं। इसमें थीटा एक यहाँ पर मान लिए, और इसमें h कितना दे दिया, h दिया आपका 2, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर 2 देना चाहिए था, यहाँ पर 8 देना चाहिए था, यानी बट्टे में ऊपर में आता 2 और नीचे में क्या आता 8 आता। ठीक है, अब सही है। तो आपका p कितना हो गया, 2 हो गया, और h कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, ये हो गया p, आपका ये हो गया h। ठीक है, तो हम अगर आधार ज्ञात कर लेंगे तो ये आराम से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि h तो हमको मालूम है, h कितना है सॉरी, देखिए यहाँ पर h कितना है, h तो यहाँ पर दिख रहा है 8, तो बट्टे में तो 8 दे दिए, लेकिन b ज्ञात करना है। तो अभी ये पाइथागोरस सूत्र पढ़े थे, h² बराबर p² प्लस में b²। h² आपको कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर बराबर p कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b²। b का तो निकालना है, उधर रहने दो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b²। देखिए 64 का 64 बराबर के उधर प्लस में 4, बराबर के इधर माइनस में 4, उधर b² का b², घटाएंगे तो 60 आया, बराबर इधर क्या है b²। स्क्वायर काट दीजिए b के ऊपर से, तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। क्या चलेगा, रूट। जब इसका आंसर निकालेंगे तो 60 का पहले लस लीजिए, 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे तब 15, यानी कि 2 को रूट के बाद 2 के बदला 1 2 बाहर, और रूट में क्या गया 15, 2 रूट 15 आपका क्या निकल गया, b निकला। तो 2 रूट 15 यहाँ पर लिख दीजिएगा, 2 रूट 15, यही आपका क्या हो गया, आधार निकला। यही आपका बोला था cos थीटा निकालने के लिए, cos थीटा का वैल्यू निकाल दिए। या रूट, अब यहाँ पर 60 भी लिख सकते हैं, √60, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार वहां पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल आपका है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस का है, जिससे 2-3 सवाल करेंगे फिर आपका क्लियर हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसके बाद सर्किल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बचा हुआ है 2-4 टॉपिक और अच्छा, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। बोला है एक मीनार है, क्या है, मीनार। मीनार मतलब होता है खारा खंबा। क्या होता है, मीनार खारा खंबा है। खारा खंबा मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, 100 मीटर दूर चल गए मान लीजिए, स्थित कोई बिंदु है, बिंदु ले लिए, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, अगर नीचे से कोई व्यक्ति अगर ऊपर में देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा, और मान लीजिए बिल्डिंग पर से कोई व्यक्ति अगर नीचे में देख रहा है, ऊपर वाला व्यक्ति नीचे में देख रहा है तो वो अवनमन कोण कहलाता है। जैसे में देख लीजिए बिल्डिंग है, ऊपर से एगो छोटका देख रहा है नीचे की ओर, तो ये अवनमन कोण कहलाएगा। लेकिन इस बिल्डिंग पर एगो कार खड़ा कर दिए, मान लीजिए ये कार है, ये ट्रैक्टर, जो समझना है समझिए। ठीक है, और ट्रैक्टर मान लीजिए, और नीचे से मान लीजिए अगर ये देख रहा है तो ये ऐसे देखेगा, ऊपर का में देखेगा कि ना, तो इसके लिए यूनियन कोण हो जाएगा। ऊपर वाला के लिए नीचे देखेगा तब नमन कोण, और नीचे वाला ऊपर देख रहा है तो यूनियन कोण। तो यूनियन कोण मतलब वो ऊपर देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, कोई बात ना है। थीटा यहाँ पर बना तो, और 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, वो छोटका देख रहा है मीनार से, तो मीनार मतलब खड़ा स्तंभ, वहां से 100 मीटर दूर कोई बिंदु है तो 100 मीटर दूर बिंदु ले लिए, वहां से 60 डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन कोण। और
बोलता है मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार जो खड़ा है खंभा, इसका क्या करना है, ज्ञात करना है ऊंचाई। तो देखिए समकोण त्रिभुज की तरफ बन गया, यानी कि उसका क्या ज्ञात करना है, लंब या ऊंचाई ज्ञात करना है। और दिया क्या है, तो नीचे में बेस दिया है। क्या दिया है, बेस मतलब आधार दिया है। पूछा है क्या, ये देख लीजिए ध्यान से, पूछा है हमसे जो आपको ऊंचाई ज्ञात करना है मीनार की लंबाई या ऊंचाई, तो P, और दिया क्या है तो B। आप टेन थीटा बराबर सूत्र याद किए हैं ना, टेन थीटा बराबर होता है P/B। थीटा मतलब होता है कोण, तो कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दिए, P का P रख दिए, और B कितना दिया है आपका 100, तो 100 रख दिए। टेन में 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है आप जानते हैं, √3 होता है। P का P और 100 का 100, इसके नीचे कुछ नहीं था 1। P में जब 1 से गुना कीजिएगा तो P, और 100 में √3 से कीजिएगा तो 100√3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बन के तैयार है। हाइट एंड डिस्टेंस से ऐसे ही सवाल आते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्टिव का भी एक दिन मैराथन लाएंगे, जिसमें कि सारे सब्जेक्टिव जो आते हैं वैसे ही लाएंगे, ठीक है। जिस ढंग से ऑब्जेक्टिव आते ही है वैसे लाए हैं, उस ढंग से सारे सब्जेक्टिव ऐसे लाएंगे जो आते ही हैं। और गेस्ट क्वेश्चन दे देंगे, आप खुद वैसा क्वेश्चन सीख लीजिएगा। फिर इसका सूत्र वाला देना है, फिर प्रैक्टिस सेट देना है, ठीक है। जल्दी सब कुछ करेंगे, बस देखते रहिए क्या क्या होता है। और आप लोग को अपना टाइम देना है यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है आपका। समीकरण सीख गए, शून्यक सीख गए, नवा पद सीख गए, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। अब सर्किल समझना है। थोड़ा सर्किल समझ लीजिए, वृत्त से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये हो गया आपका क्या, बिंदु। क्या हो गया, बिंदु। बहुत सारा बिंदु मिला करके एक लाइन का निर्माण करता है। लाइन का मतलब रेखा, अनेक बिंदु मिलकर के रेखा को बनाया। अगर इसी रेखा को हम टेढ़ा कर दे, गोल कर दे, तो ये क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं इसको। इसके अंदर जो होता है कि केंद्र होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, केंद्र से वृत्त की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो जिस चीज को मोड़ के बनाया है वो परिधि कहलाता है। जो किनारे वाला भाग दिख रहा है परिधि या परिमाप कहलाता है, या परिमिति भी बोलते हैं, ठीक है। अगर केंद्र से अगर इस साइड भी अगर हम परिधि में टच कर दे तभी व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। अगर वृत्त को कोई रेखा अगर छू के जाता है तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। अगर आपको कोई छुएगा तो क्या बोलेगा, स्पर्श किया। वृत्त को छू के जाता है तो स्पर्श रेखा। तो एक स्पर्श रेखा वृत्त को कहां पर छू सकता है, एक ही जगह छू सकता है, एक बिंदु पर छू सकता है। और वृत्त लाखों करोड़ों, जिसको गिनती नहीं कर सकता, अनगिनत बिंदुओं से मिल करके बना होता है वृत्त। तो वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनगिनत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। क्योंकि अनंत बिंदु से मिलकर वृत्त बना है तो अनंत उस पर स्पर्श रेखा भी होगा। और त्रिज्या भी क्या होगा, ऐसा ऐसा त्रिज्या था, इसका अनंत होगा। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो अनंत त्रिज्या हो जाएगा, अनंत व्यास हो जाएगा। जीवा की संख्या पूछता, देखिए वृत्त हो गया, ये हो गया उसका केंद्र, केंद्र से नीचे जो गुजरता है सब संख्या, सब क्या कहलाता है, जीवा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा पूछे तब व्यास होता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। सबसे बड़ी जीवा तब व्यास, कहाँ से होकर गुजरता है, तो केंद्र से होकर गुजरता है। और जीवा की संख्या भी अनंत होगा, वृत्त अनंत, त्रिज्या अनंत, स्पर्श बिंदु अनंत। अगर कोई चिन्ह, कोई लाइन वृत्त को ई पार से ऊपर फाड़ देता है, चीर देता है, उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर कोई रेखा वृत्त को ई पार से ऊपर पार कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। इतना याद रखना होगा आपको, ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आराम से हल हो जाए, ठीक है। वृत्त से बस यही था। इसका सवाल भी पूछा जाता है, बस सवाल को बाद में कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पहले है तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। अब देखिए मिलान चिन्ह से क्वेश्चन पूछ लेगा। मिलान चिन्ह से मान लीजिए आप दिया क्या, 16 का मिलान चिन्ह है। न्यू क्वेश्चन आया है मार्केट में, मतलब कि बोर्ड वालों ने उठा के कहाँ से लाया इसको पता नहीं, छोटे क्लास के लड़के भी कर लेंगे। इस ढंग से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है।
गया 5 10 हो गया 15 1 16। देखिए इस ढंग से रहेगा और बहुत सारा रहेगा, गलत भी दे रहेगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 इस ढंग से। देखिए गिनिए आप ध्यान से, 1 2 3 4 और एक काटा वो लगा के 5, 1 2 3 4 और एक काटा वो लगा के 5, तो 5 इसमें 5 इसमें 10 हो गया। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 एक काटा उसके लगा के 5 और एक ये हो गया। तो जोड़िए आप, ए 5 5 10 5 15 1 16, यानी आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। मिलान चिन्ह का मतलब इसको गिनना है, उस लाइन को गिनना है, उतना पुराना है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 एक काटा तो 5 आया, इसमें 1 2 3 और एक काटा तो 4 आया, इसमें 1 2 3 एक काटा तो 4 आया, 4 4 8 और 8 5 क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 16 का नाम मिलान चिन्ह बोला है, तो इसमें बस गिन करके 16 का मिलान चिन्ह निकाल लेना है और ऑप्शन सही क्लिक कर लेना है। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी सवाल आते हैं, बस ध्यान से लिखते जाइएगा। ठीक है, मिलान चिन्ह बहुत इजी था, बस उसको गिन के बस छाप देना है, आपको आंसर वहां पर दिखेगा, बस टिक कर लेना है। उसके बाद आपका बहुत लेवल तक सवाल जा चुका है, बस छोटा मोटा सवाल और बचा हुआ है। अब लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 2 चीज और पढ़ाना है आपका। देखिए इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल चिन्ह परिपाटी, वही समझने वाले आज हम लोग। ठीक है, पूछेगा आपसे, सबसे ट्रेंडिंग में चलने वाला सवाल है। पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। मूल बिंदु का निर्देशांक आप बताइए कितना होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होने वाला है। ठीक है, फिर बोलेगा क्या, x बराबर 0 पर समीकरण होगा तो y अक्ष के समांतर। किसके समांतर? y अक्ष के समांतर। कैसा होगा? y अक्ष के समांतर। अगर यहां पर अगर चर्चा करता y बराबर 0 का समीकरण होगा, क्या होगा? तो x अक्ष के समांतर, y के बोले तो x के समांतर और x का बोले तो y के समांतर। देखिए प्रूव करके दिखाते हैं। x बराबर 3 का समीकरण होगा, अगर आपसे पूछता व्हाट, तो देखिए क्या है y पर क्या बोला है 3, इसको बोलते हैं y, नीचे वाले y डैश, ये x और ये x डैश, यानी कि ये पूरा लाइन हो गया y का, ये पूरा लाइन हो गया x का। y पर बोला है 3 तो y पर 3 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। तो y पर 3 तो यहाँ पर आया, तो ये काटेगा कैसे? इस ढंग से काटेगा। तो देखिए x के समांतर है कि ना, x वाला जो लाइन है उसके समांतर, आमने सामने की भुजा बराबर होता है उसको समांतर रेखा कहते हैं। आमने सामने जो होता है उसको समांतर रेखा वो होता है जो एक दूसरे को कोई काटता नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने चलता रहता है, तो वही चल रहा है। तो y बराबर 3, तो y पर हम 3 गए थे, यही से काटा, यानी x के समांतर है तो x अक्ष के समांतर। अगर वही x पर अगर 3 बोल देता तो ये हो जाता y के समांतर। क्यों? यहाँ पर 1 2 3 आता तो यही से काटता, तो ये रहा y वाला और ये रहा x वाला, तो x y के समांतर है। बस यही था। लेकिन मूल बिंदु का निर्देशांक जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। और वही ये भी x बराबर 3 समीकरण होगा तो y अक्ष के समांतर, याद रखना। अगर y है तो x का, इतना याद रखिएगा तभी वहां पर कुछ होने वाला है, अन्यथा क्या कौन किसके लिए देखता है। बोर्ड के एग्जाम में हल्का मच ही जाएगा। बस देखिए कुछ देर और है, जल्दी खत्म होने वाला है हम लोग का इस सेशन। चलिए भाज्य चुनना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और दूसरा संख्या भी उसको काट दे तो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। और आप लोग बच्चे में पढ़े हैं सम संख्या विषम संख्या, तो पहले सम विषम समझिए तो भाज्य समझिएगा, तो प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें लड़का फंस जाता है। और एक है भाज्य अभाज्य। तो देखिए पहले सम समझते हैं, जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या। अगर हम 9 की चर्चा करें तो 9 क्या है? एक विषम संख्या, क्योंकि 2 से नहीं कटता है, 2 चौका 8 एक शेष हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका
विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर भाज्य अभाज्य में पूछे तो 9 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, और 9 में खुद से भाग लगाएंगे तो खुद से भी कट जाएगा, और दूसरा संख्या भी इसको काट सकता है। यानी 3 तिहाई के 9 काट सकता है, तीसरा 3 काट रहा है क्या? अगर 15 बोले तो 15 तो विषम संख्या है, क्योंकि 2 नहीं काटता है इसको। लेकिन 15 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों? 5 से 5 तिहाई 15 कट रहा है, या 3 5 15 काट सकते हैं। भाज्य होने के लिए शर्त है एक काटे, स्वयं काटे, और दूसरा, तो दूसरा इसको 3 काट रहा है, ये 15 में लगाएंगे तो कट ही जाएगा, 1 से लगाएंगे तो 15 कट ही जाएगा, या 15 में 15 से लगाएंगे कट ही जाएगा। दूसरा संख्या है वो होना चाहिए। तो दूसरा संख्या अपना कौन हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जो इसको काट रहा है, इसलिए क्या हो गया, भाज्य। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में भाज्य अभाज्य चुनने के लिए देता है, तो आप कैसे चुनिएगा। और अभाज्य सीख लीजिए, जो 1 से कटता है और स्वयं से, ओनली फॉर, दूसरा से नहीं कटेगा, एक और स्वयं से कटता है वो भाज्य कहलाता है। जैसे अगर हम 11 की चर्चा करें तो 11 तो विषम भी है, तो विषम से हमको कोई मतलब थोड़ी, अभाज्य बोला है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? अभाज्य होने के लिए 1 से कटना चाहिए स्वयं से। 11 में अगर भाग 11 से लगाएंगे तो कट जाएगा, 1 से लगाएंगे तो ही कट जाएगा। कोई ऐसा संख्या है जो 11 को काट सकता है? आप ही बताइए, नहीं काट सकता है, इसलिए 11 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 13 क्या हो जाएगा, अभाज्य। 17 क्या हो जाएगा, अभाज्य। 23 क्या हो जाएगा, अभाज्य। लेकिन 21 की चर्चा कीजिएगा तो 7 का काट देता है, 3 का काट देता है, 3 7 21, ठीक है, तो ये भाज्य हो जाएगा 21। लेकिन 23 17 13 11 7 5 3 ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या है। आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था आपकी बार, बताइए 29 32 34, तो 29 में क्या कोई के भाड़ा में 29 आता है? 29 को कोई दूसरा संख्या काट सकता है? नहीं काट सकता है, इसलिए 29 क्या हो गया था, अभाज्य। ठीक है, भाज्य अभाज्य आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा परिमेय अपरिमेय समझ लीजिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय के लिए और अपरिमेय के लिए, अपरिमेय इरेशनल और रेशनल, ठीक है। तो परिमेय हो या अपरिमेय, तो पी बट्टा क्यू के रूप में जिसको लिखते हैं परिमेय, जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है वो अपरिमेय। रूट वाला जितना संख्या देखिएगा ना, रूट में 5 7 8 10 12 15 कुछ लिख दे, सबको समझ जाएगा वो अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। क्या समझना है आपको, अपरिमेय। अगर बाहर में जैसे 5 दे दिया, लेकिन बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, क्यू इक्वल टू नॉट 0, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में क्यू रहे, यहाँ पर 5 बट्टा 0 होगा तो ये अपरिमेय कहलाएगा, परमेय नहीं कहलाएगा। बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट खाली 5 रह गया ना, कोई दिक्कत नहीं, खाली बट्टा में नहीं होना चाहिए। या 3 बट्टा 8 दे दिया तो ये भी क्या है, 2 बट्टा 8 क्या है, परमेय संख्या है, पी बट्टा क्यू के रूप में है कि ना। रूट नहीं चढ़ल होना चाहिए, रूट चढ़ल है तो समझ जाइए क्या है, अपरिमेय है। लेकिन उसका एक कंडीशन है, अगर रूट का वर्गमूल अगर निकल जाए ना, पूरा की चर्चा करते हैं हम, आधा अधूरा की नहीं, पूरा अगर निकलता है तब क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। जैसे कि रूट के अंदर अगर हम 100 की चर्चा करें तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो रूट में रहे लेकिन वर्गमूल अगर पूरा निकल रहा है तो परिमेय कहलाएगा। अगर रूट में है वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा है तो क्या है, अपरिमेय है। बस समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आपका क्या कहता है, परिमेय परिमेय हो गया, भाज्य भाज्य, सहभाज्य संख्या देख लीजिए क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जब दो संख्या का मस लीजिएगा ना, जब दो लगातार संख्या का मस 1 आ जाए ना तो क्या कहलाता है, जब दो संख्या का मस 1 आ जाए तो क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 7 ले लीजिए, 8 लीजिए, इसका मस निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या हो गया, 7 8 आपका क्या हो गया, आपका सहअभाज्य संख्या हो गया। 2 साल से देखा जा रहा है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। जब दो संख्या का मस 1 हो तो क्या कहलाता है, क्वेश्चन अब की बार पूछा, जब दो संख्या का मस 1 हो तो क्या कहलाता है, तो सहभाज्य संख्या। पिछली बार बोला था सहभाज्य संख्या, जब दो संख्या का मस 1 हो तो सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन संख्या कौन है, तो 7 8 का जब मस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या कोई भी ले लीजिए, 9 10 ले लीजिए, कुछ भी, आपको उस ढंग से संख्या चुनना था।
लेकिन वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में था 2 और 8, तो 2 8 में तो कॉमन 2 आ जाता था, इसलिए इसका मौसा तो 2 हो जाता। तो वही चेक करके जिसका मौसा 1 आएगा वही ना सहभाज्य कहलाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सहभाज्य है, तो जब दो संख्या का मौसा 1 हो तो दो संख्या नीचे सेलेक्ट करना था, उसके बाद मौसा निकाल देते। सहभाज्य हो गया परिमेय बस 2 3 क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना सीखते हैं। बहुत बार पूछा गया है। प्रथम मतलब शुरू से, कौन संख्या, विषम संख्या का चर्चा किया है। प्रथम 5 विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। उसका प्रथम 5 विषम संख्या लेना है। तो 1 हो गया जो 2 से नहीं करता है, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 5 की चर्चा किए थे, 1 2 3 4 5 हो गया। का माध्य होगा, माध्य मतलब बीच वाला। तो देखिए 5 ही ना होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। विषम संख्या लिखेंगे उसके माध्य मतलब बीच वाला, 2 इधर छाट दो, 2 इधर छाट दो, बीच में जो बचा वही क्या हो गया, माध्य हो गया। ये भी क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है बराबर वाट पूछा है। देखिए कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा होता है। तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर सूत्र होता है 1। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बस 1 मार्क देना। अगर ऐसा वाला 2 को दिख जाए 2 जगह 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, 1 चुपचाप मार्क आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा नहीं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा समझ लीजिए सर्वांग सम और समरूप के बारे में। सर्वांग सम और समरूप के बारे में वैसे देखिए ध्यान से, ई भी क्या है, एक त्रिभुज है, और ई भी क्या है, एक त्रिभुज है, और ई भी एक वृत्त है, और ई भी वृत्त है। देखिए यहाँ पर ध्यान से कुछ एडिटिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखिएगा। देखिए ये वृत्त छोटा है, ये वृत्त बड़ा है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग क्या, वृत्त। क्या पढ़ेंगे, वृत्त। नाम देख के को देंगे जी वृत्त है, क्या है, वृत्त है। तो इसका जब आकार सेम रहे तो समरूप, क्या बोलते हैं, समरूप। आपसे पूछा जाएगा सभी वृत्त होते हैं तो क्या होते हैं, एक रूप में होता है। वृत्त एक रूप में रहेगा, सभी वृत्त होते हैं कैसे होते हैं, समरूप, ठीक है। सभी वर्ग होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप। लेकिन सर्वांग सम कब होगा मालूम है, सर्वांग सम जो होता है वो समरूप भी होता है। अगर मान लीजिए एक वृत्त की त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है, तो एक और वृत्त बना है, अगर उसका भी त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्त और दोनों का त्रिज्या बराबर बराबर आ गया तो ये सर्वांग सम कहलाएगा। त्रिज्या बराबर बराबर तो सर्वांग सम, और जो सर्वांग सम होता है वो समरूप होता है। तो सर्वांग सम भी और समरूप भी है। लेकिन इसका तो देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, समरूप तो ही कहलाएगा लेकिन सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि छोटा है बड़ा है। जब 10 सेंटीमीटर का रहते वो 10 रहेगा तो सर्वांग सम भी कहलाएगा, समरूप भी कहलाएगा। जो सर्वांग सम कहलाता है वो समरूप को कहलाता है। तो बोर्ड के एग्जाम में देखिए इसमें ये वर्ग का चित्र है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये क्या है, पढ़ेंगे क्या है, वर्ग है। दोनों क्या है, वर्ग है। तो ये समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। जब दोनों का अगर आकार क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, माप, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है, वो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला रहता, तभी क्या हो जाता, सर्वांग सम हो जाता। जो सर्वांग सम होता है वो समरूप भी होता है। तो आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त होते हैं तो समरूप होते हैं, ठीक है। और त्रिभुज के बारे में बोले तो त्रिभुज से आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अगर बोल देता है समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तब समरूप बोल सकते हैं। सभी समकोण त्रिभुज होते हैं तब समरूप हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में हो सकता है। सर्वांग सम समरूप आपको जरूर समझ में आया होगा।
पूछा जाता है, इसलिए बता दिए। अब क्या बोला है, एपी में है कि ना, यानी समांतर श्रेणी है कि ना। कोई आपको 4 ऑप्शन दे रहेगा, उसमें चुनना है। देखिए देते हैं 4 ऑप्शन। देखो ध्यान से, इसमें क्या इस ढंग से रहेगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन एपी में है, यानी इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है, या कौन सर्वांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसमें समान अंतर हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी में, अंतर समान का चले। जैसे में देखिए 1 से 2 गया था एक अंतर, 2 से 3 गया था एक अंतर, 3 से 4 गया था एक अंतर, 4 से 5 गया था एक अंतर, 5 से 6 गया था एक अंतर। इसमें समांतर श्रेणी दिख रहा है कि ना, इसलिए ऑप्शन 3 क्या हो जाता, सही हो जाता, सी सही हो जाता। क्यों, जिसमें अंतर समान है तो समांतर श्रेणी में कहलाता है। किस चीज में कहलाता है, एपी में, समांतर श्रेणी में कहलाएगा। एक बात बताइए, इसमें 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, इसमें अंतर कहीं समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें देखिए 0.2, फिर 2 को 2 आ गया, फिर 3 को 4 को, समांतर दिख ही नहीं रहा है। लेकिन एक और देखिए, इसमें देखिए 0 2 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, इसमें कितना का अंतर आ गया, 2 आ गया, फिर इसमें क्या आ गया, 5 का आ गया, इसमें कितना का आया, 1 आया। समांतर दिख ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पर लिखते 2 4 6 8 10, तो सब में आपको 2 2 2 2 का अंतर दिख रहा है। तो जिसमें अंतर समान है तो सर्वांतर कहलाता है, समांतर श्रेणी में रहेगा। ठीक है, तो अंतर बस चेक कर लेना, एपी है कि समांतर श्रेणी में है कि ना, आपको पता चल जाएगा। अब हाथ वाला देख लीजिए, देखिए 2x के पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x, बोलेगा बहुपद का समीकरण या बहुपद का घात है। क्या पूछेगा, घात, पावर। तो इसका घात, अधिकतम घात बोले या डायरेक्ट बोले घात होगा, का घात होगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस सेट जल्दी लाने वाले हैं। पहले जो छोटा मोटा प्रॉब्लम उसको दूर कर ले। तो इसका घात अधिकतम कितना दिख रहा है, अधिकतम घात बोले या डायरेक्ट घात बोले। घात का मतलब होता है पावर। मूरी पर कोई बूढ़ी महिला है जो टोकरी लेकर चल रही है, मान लीजिए, तो जिस अधिकतम बोले या घात बोले तो पावर को ही बोलते हैं। तो ऊपर में सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, 1 2 1 3 1 कितना 5, तो जो सबसे अधिकतम घात हो जाएगा, या डायरेक्ट घात पूछता था 5 आंसर हो जाता। बस मूरी पर वाला देख लेना है, एक्स वाई जेड कुछ भी रहता, यहाँ पर इसमें x है तो x के मूरी पर देखिए सबसे ज्यादा देखना था, तो सबसे ज्यादा कौन है, 5। डायरेक्ट घात बोले या अधिकतम घात बोले तो जो ज्यादा रहता है वही क्या हो जाता है, आंसर होता है। घात आप समझ गए। चलिए घात बहुत इजी था। अब अभाज्य गुणनखंड कहता है कभी कभी करने के लिए, उसको भी देख लीजिए। आपका क्लास 10 मिनट और चलेगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोला है क्या, 96 का अभाज्य गुणनखंड करे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है और ऑब्जेक्टिव में रहेगा अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो आपको क्या करना है, 96 ना, तो 96 का लॉस ले लीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब लॉस, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 48 आया, फिर 2 से लगा लिए तो 24, 2 से लगाए तो 12, 2 से लगाए तो 6, 2 से लगाए तो 3, यानी कि 2 के पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और गुणा में क्या आया 3। यही क्या हो गया आपका आंसर, अभाज्य गुणनखंड यही तो है, बात खत्म। अभाज्य गुणनखंड करके लिख दिया ना, यही आंसर हो गया। 2 क्या गया था, 5 को, 3 क्या गया, बस लिख दिया, बस हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और बस आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। बस 2-4 मिनट और आपका लेने वाले हैं। देखिए
बोलेगा बिंदु 8, -4 की कोटि है। क्या बोला है? कोटि है। क्या पूछा है? कोटि की संख्या। देखिए आगे वाले को हम लोग x बोलते हैं, बाद वाले को y। जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो हमको पहले x आता है, बाद में क्या आता है? y आता है। तो आगे वाले को x, बाद वाले को क्या बोले? y। और जो x होता है वो भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? भुज। और y क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि। तो आपको बोला है बिंदु इतना इतना की कोटि है, तो y पहले x आया, बाद वाला क्या होता है? y। आगे वाले को भुज, बाद वाला के कोटि, यानी -4 आपका क्या हो जाता है? आंसर। अगर आपसे बोल देता बिंदु इतना इतना का भुज है, क्या बोला है? भुज है, भुज। तो भुज आगे वाला भुज होता है, बाद वाला कोटि। आपका भुज क्या हो जाता है? 8 हो जाता था, 8 आंसर। तो आई होप आप लोग को भुज और कोटि याद करने आ गया होगा, क्योंकि आगे वाले को हम लोग भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या बोलेगा? भुज कोटि तो हो गया। अब चतुर्थांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम लोग को बात करना होगा, फिर उससे जो 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। आप बच्चे क्लास में पढ़े हैं क्या? लाइन ड्रॉ करना, बीच में लाइन ड्रॉ के लिए यहाँ पर 0 होता था, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, इस ढंग से ड्रॉ करते थे। इधर माइनस में आएगा 1 2 3 4, माइनस में जहां तक जा सके। अब बताइए इस लाइन को हम लोग क्या कर देते? उलट देंगे, सीधा कर देंगे। अगर इस ढंग से खड़ा कर दे इस खंबे को, गिरे हुए खंबे को, तो ये प्लस वाला ऊपर चल जाएगा कि ना? तो प्लस में 1 2 3 4 5, और ये माइनस वाला सब नीचे आ जाएगा, ढन बना के गिर जाएगा नीचे में। तो नीचे में इसको गिरा दो, गिरा दिए। मूल बिंदु का निर्देशांक सबको मालूम है, 0,0 होता है, बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखिए ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया आपका, ये आपका तीसरा घर हो गया, ये हो गया आपका चौथा घर। तो आपको बता दे, इसको बोलते हैं x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। तो देखिए सबसे पहले हम ABCD पढ़ते हैं तो x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। तो पहले क्या लिखेंगे? x, फिर y को। सब में पहले x फिर y को, फिर इसमें भी x को फिर y को, इसमें भी x फिर y को लिखेंगे। अब बताइए इसमें जो x में जो आपको लाइन दिख रहा है वो किस चीज में है? प्लस में, तो प्लस लिख दिए कॉमा। y वाला जो इसमें आपको लाइन दिख रहा है वो किस चीज में? प्लस में, तो प्लस लगा दी। फिर आए इस साइड, दूसरे घर में आए। तो दूसरे घर में जब आते हैं तो पहले बोला जाता है भैया x को देखिए, तो x वाला तो इसमें माइनस दिख रहा है तो माइनस दे दिए कॉमा। तो y वाला किस चीज में दिख रहा है? प्लस में, तो प्लस। फिर नीचे आइए 3 नंबर रूम में, तो पहले x को देखना है, तो x वाला तो माइनस में दिख रहा है कॉमा। y वाला नीचे तो माइनस में दिख रहा है, तो माइनस कॉमा माइनस। इसमें फिर से x बोला है तो x तो इधर प्लस में दिख रहा है, तो प्लस कॉमा, y तो माइनस में, तो माइनस। ये आप क्या सीख रहे हैं? चतुर्थांश ज्ञात करना, या क्वाड्रेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में पाद बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे आएगा? बिंदु -8,4 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है, या किस पाद में है, ऐसे भी बोल सकता है। तो देखिए इसके आगे 8 के आगे किस चीज का चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का, कॉमा। 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का, तो माइनस प्लस का मतलब आपको समझ में आया। माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है? माइनस प्लस। तो ये देखिए माइनस और प्लस, तो कौन था? दूसरा। तो वहां पर रहेगा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। तो आपको द्वितीय चतुर्थांश में टिक कर लेना है। फिर पूछता है बिंदु 5,6 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में? तो 5 के आगे प्लस का चिन्ह, 6 के आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस 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 प्लस, तो पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में मारते। फिर बोल देता -4,3 किस चतुर्थांश में? तो माइनस का, 4 के आगे तो माइनस का चिन्ह कॉमा,
3 के आगे प्लस का चिन्ह, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, माइनस प्लस, तो आपका माइनस प्लस 2 नंबर में आता है तो द्वितीय चतुर्थांश। मान लीजिए 4 माइनस 3 बोल देता है किस चतुर्थांश में, तो 4 के आगे प्लस का चिन्ह और 3 के आगे तो माइनस लिख ही रहा है, तो प्लस माइनस किस में, तो चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद बोल सकता है, क्वाड्रेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चतुर्थांश याद करना आपको आ गया होगा या आपको पहले से आता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है, मध्य बिंदु का नियामक याद करना आपको सिखाते हैं। क्या है मध्य बिंदु का नियामक, आपको दे देगा बिंदु 4,3 तथा 9,6 के मध्य बिंदु का नियामक होगा, बिंदु का नियामक है या निर्देशांक है, नियामक है या निर्देशांक होगा, ऐसे बोल देगा। तो बिंदु मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई है बिंदु, तो पहला बिंदु 4,3 दे दिया है, दूसरा बिंदु 9,6, इसका मध्य बिंदु पूछता है। मध्य मतलब बीच वाला कोई बिंदु निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 और बट्टे में होता है 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 और बट्टे में 2। अगर इस ढंग का लाइन अगर 3 गो रहता और बोल देता केंद्र का निकाले, तो आप क्या करते, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x प्लस 3 कर लेते हैं, बट्टे में क्या कर देते 3, यहाँ पर फिर कर देते y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर बट्टे में 3, 2 है तो 2 तक जाके अंत हुआ तो 2, 3 पर अंत होता तो 3 बट्टे में देते, ठीक है। अब x आगे वाले को x बाद वाले को y, आगे वाले को x बाद वाले को y, एक नंबर में दोनों आया था तो एक बाद में आया था, दोनों हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोला है x1 कितना हो गया अपना 4, तो 4 प्लस का प्लस x2, तो x2 कितना है 9 बट्टे में 2 का 2 कमा y बराबर आई, इधर y1 कितना है 3 प्लस का प्लस y2 कितना है 6 है बट्टे में 2 का 2। अब देखिए 9 में से 4 गया तो कितना, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 बट्टे में 2 कमा x का वैल्यू निकला कितना इतना, और उसके बाद 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और बट्टे में 2। ये आपका क्या हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। आप चाहे तो इसको जब काटिएगा तो x का वैल्यू 6.5 कॉमा y का वैल्यू 4.5 निकलेगा। बस यही हो गया कि आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियामक। सूत्र भी कहीं कहीं पूछ लेगा, तो x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और 3 गो बिंदु रहेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3 आ जाएगा, फिर y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3, इस ढंग से, ठीक है। तो मध्य बिंदु का नियामक भी आप सीख लिए। आपका ओवरऑल क्या क्या बचा हुआ है बस एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो बस आपका 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लीजिए। देखिए बोलेगा मूल बिंदु 4,6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। बिंदु से दूरी ज्ञात करें। कहाँ से चर्चा किया है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए। बिंदु दिया है उसके मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर सूत्र जो होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है रूट में x² प्लस y²। आगे वाले को हम लोग x बोलते हैं, बाद वाले को y, ठीक है। फिर x कितना है आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस y कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो आपका रूट के अंडर में हो जाएगा 6 6 12 के 2, हाथ में 1 3 और 4 कितना हो जाएगा 42। और 42 का वर्गमूल नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा 42 ही क्या हो गया 42 आंसर हो गया आपका रूट अंडर 42, ठीक है। तो मूल बिंदु से निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया।
फिर बोलेगा दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र देख लीजिए। दो बिंदु आपको दे देगा, उससे बोलेगा दूरी ज्ञात करने के लिए। बिंदु 4,2 तथा 3,2 की बीच, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। कभी कभी इसका नाम भी दे देता है, पी और क्यू दे दिया, इसके बीच की दूरी ज्ञात करो। नाम दे देगा तो उससे आपको कोई मतलब ना है। इसका दो बिंदु के बीच की दूरी याद रखिएगा। दो बिंदु के बीच दूरी बराबर जो सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए आगे वाले को x बाद वाले को y, आगे वाले को x बाद वाले को y। एक में आया था इसलिए एक, दो में आया इसलिए दो दो। x2 कितना हो गया 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस x1 कितना है 4। उसके बाद बोलता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस है तो प्लस y2 कितना है 2 है, माइनस y1 क्या है 2 है, फिर उसका स्क्वायर है। अब देखिए रूट में माइनस में 4 है, प्लस में क्या है 3 है। तो अब बताइए किसी से 4 रुपया कर्ज लेंगे, 3 रुपया आपके पास आएगा तो माइनस में 1 रुपया यानी कर्ज 1 रुपया और बचे तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 में से अगर 2 घटा देंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 यानी 0 बराबर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 गुना माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा तो प्लस 1 आया। 1 का स्क्वायर क्या आया प्लस 1 प्लस 1 में 0 जोड़ेंगे तो प्लस 1 ही रह जाएगा और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी ढंग से अगर संख्या कुछ भी रहे या यहाँ पर बिंदु का नाम भी दे दो तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। ओनली फॉर सूत्र यूज कीजिए बना दीजिए बस हो गया आपका। 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आप लोग को समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और बचा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद आप लोग बोर्ड के एग्जाम देने के लिए पूरा तैयार है। बोर्ड में 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव पक्का लगने वाला है क्योंकि आपका क्लास भी बहुत लंबा हो गया है। बस 2 क्वेश्चन और है। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त की परिधि या परिमाप जिसको बोलते हैं 154 सेंटीमीटर है। परिधि या परिमाप 154 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। क्या बोला है त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि कितना दे है 154 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई r। कितना दे है 154 सेंटीमीटर। बताइए इसके और इसके पाई और 2 के बीच में गुना का संबंध है तो बराबर के उधर अगर जाएगा अगर 2 तो किस चीज में जाएगा बटे में जाएगा तो काट दीजिए 7 और इधर से हो गया 7 77 आ गया। पाई r बराबर कितना हो गया 77। पाई और r के बीच में गुना का रिलेशन है तो r इधर रहने देते हैं तो 77 और बट्टे में कौन गया पाई गया और r का r इधर 77 का 77 पाई 77 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहा होगा। और पाई का वैल्यू आपको मालूम होता है 22/7। तो पाई का वैल्यू 22/7 होगा तो जब इसको चेंज करेंगे तो जब ये गुना में जाएगा, गुना में जब ये आएगा तो क्या हो जाता है 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आएगा। ठीक है तो 11 के पार से पढ़िए 11 दूनी के 22 11 सते 77। ठीक है अब 7 में 7 से गुना कर लीजिए 7 सते 49 बट्टे में क्या आ गया 2 आ गया। तो 1 मिनट सही है। अब क्या करेंगे r से इसको काट लीजिए तो इसका आ जाएगा 24.5 आंसर आ जाएगा आपका त्रिज्या। इस ढंग से क्या कर सकते थे परिधि ज्ञात कर सकते थे। अर्धवृत्त में भी सेम टू सेम सूत्र यूज कीजिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है, परिधि बराबर सूत्र क्या होता है। अगर अर्धवृत्त में इसे दे देता और अर्धवृत्त का त्रिज्या पूछ लेता तो अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है r × पाई + 2। बोर्ड के एग्जाम में भी एक बार पूछ चुका था और r को पीछे दे दिया था तो इसे कोई मतलब नहीं है। 2 में 3 से गुना कर लीजिए या 3 में 2 से कर लीजिए, आंसर तो आपको 6 आने वाला है। तो बोर्ड में इसे दे देता पाई + 2 × r। अब इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं r × पाई + 2
बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए। गोला का वक्र पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिससे कि ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। 2 नंबर में भी कई बार पूछ चुका है तो जान लीजिए उसको भी। क्या है? गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें या पूर्ण पृष्ठ का बोले पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बोला है ना, सोल्यूशन इसका क्या करना है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका सूत्र, 4 का 4 हो गया, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है तो आर दिया है 7 का, आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, 4 का 4 गुना के गुना 22/7 का 7, 7 का स्क्वायर है यानी 7 क्या बार 2 बार, इसके सब के नीचे कुछ नहीं तो 1 1, एक साथ से एक साथ काट सकते हैं कि ना, बिल्कुल काट सकते हैं। अब बताइए इसमें अगर इससे गुना करें तो 88 आ गया, 22 चौका 88 और उधर से एक और 7 बचा हुआ है, गुना कर लीजिए। 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 8 सत्ते 56 और 5 जोड़ेंगे तो 61, 616 और सेंटीमीटर का है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल बोलता है तो उसका स्क्वायर लग जाता है, तो इस ढंग से हम क्या करते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देते हैं। अगर पूर्ण पृष्ठ बोले फिर भी सूत्र यही लगेगा, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको याद रखना है। आई होप आप लोग का ये क्लास बहुत बेहतर रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए और आपके बोर्ड के एग्जाम में हम 100% दावा करते हैं कि आपका 50 क्वेश्चन तो नहीं रोक सकता है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है फिर भी आपका 30 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। बोर्ड के एग्जाम में एक बार जाने से पहले जरूर देख के जाइएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा, प्लस में आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा से क्लियर हुआ है। इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जोर शोर से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड के एग्जाम में बहुत मस्त मार्क्स लाइए, फिर धमाल मचाइए। जय हिंद, बाय, टेक केयर, मस्त रहे, व्यस्त रहे।